हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना था? आज हम लोगों को पढ़ना था प्रश्नावली 11.4 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। इससे पहले हम लोग रिवाइज भी तो करते हैं, तो फटाक से हम लोग 2 सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं। 2 सेकंड तो नहीं लगेंगे, 1 मिनट तो लग ही जाएगा रिवाइज में। चलो, आयतन की बात करते हैं क्योंकि आयतन का है हमारा ये चैप्टर। तो आयतन फटाफट। अच्छा बताओ, गोले का आयतन पूरा नहीं लिख रहा हूं, अर्धगोले का आयतन फटाफट जल्दी जल्दी, और एक शंकु का आयतन। ये 3 आयतन हम लोगों ने पढ़ी है ना? इनके फटाफट आयतन बता डालो। तो सबसे पहले मैं शंकु के आयतन की बात करूं तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब हो गया, आयतन डिवाइज हो गया हम लोगों का। अब बात कर लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल की। ठीक है, ये है गोला, ये है अर्धगोला और ये है शंकु, यही है। अच्छा, इसमें मैं 2 चीजें चलूंगा। ठीक है, इसमें रहेगा ये वाला पृष्ठीय, ये रहेगा कुल। ठीक है, यही 2 चीजें रहेंगी फटाक से, है ना? चलो, तो अच्छा, सबसे पहले गोले का कुल क्षेत्रफल बताओ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, एक बात बताओ, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या नहीं होता है? ये बताओ मुझे, पहले बताओ होता है कि नहीं होता, ये मुझे बताओ। गलत, पृष्ठीय होता है, संपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, तो गोले का ये तो दिया ही नहीं है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है हमारा? कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आ का मतलब क्या होता है? अर्धगोला। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है हमारा? 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अर्धगोले का संपूर्ण कितना हो जाता है? 3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का क्या हो जाता है? पृष्ठीय पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर आर प्लस। कितना मिनट लगा होगा? देखो, मेरे हिसाब से 30 सेकंड में ये हो गया होगा, 30 सेकंड में ये हो गया होगा, 1 मिनट में हो गया होगा। अरे वो टोटल ना जोड़ो भैया, टोटल इसलिए नहीं ना कि लिखने में टाइम लगता है ना, वैसे रिवाइज करने में ज्यादा समय नहीं लगता है हम लोगों को, है ना? ऐसे ही पर डे रिवाइज करेंगे तो हम लोगों का याद हो जाएंगे, है ना? आप इसमें से एक चीज नोटिस किया होगा, बहुत सारी चीजें आपको याद भी हो गई होंगी। जैसे ये याद हो गया होगा, ये तो पक्का निश्चित रटी गया है, ये वाला आयतन भी आपको रटी गए हैं, अर्धगोले ये, और ये 3 चीजें आपको केवल याद करनी है। हल्का सा दिमाग में अगर जोड़ डालोगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कौन से क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर तीसरे की। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन तीसरा कह रहा है धातु की एक गेंद का व्यास 4.3 सेंटीमीटर है। व्यास कितना दिया गया है हम लोगों को? 4.2 सेंटीमीटर। व्यास क्या है हमारा? 4.2 है कि 3 है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे इसमें घनत्व भी दिया है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो, घनत्व क्या दिया गया है? घनत्व कितना है? 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? तो इस गेंद का द्रव्यमान बताओ। बहुत अलग क्वेश्चन है, द्रव्यमान अलग है कि नहीं है? इसमें कई चीजें आपको स्टाइल, एक तो द्रव्यमान, एक तो घनत्व, व्यास तो आपको पता ही है, 2 चीजें हैं। अब आप मुझे एक चीज ये बताओ कि सबसे पहले घनत्व क्या होता है? डेंसिटी इसको ही कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ के जो कण होते हैं, देखो हर एक चीज एटम से बना है। अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी हो तो हर एक चीज किससे बने हुए? एटम से बने हुआ है। जिस पदार्थ के एटम जितना क्लोज होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ही अधिक होगी। कंपेयर टू आप लोहे का ले लो, लोहे का घनत्व तो क्या होता है? अधिक होता है, तभी तो पानी में डूब जाता है। हवा की डेंसिटी कम होती है, तभी तो वो इधर उधर घूमती है।
और एक चीज याद रखना, जिस धातु के कण जितने पास होंगे वो उतना ही स्टेबल होगा। जैसे लोहे से ज्यादा मजबूत होता है स्टील हमारा, होता है कि नहीं होता है? लोहे से मजबूत हमारा क्या होता है? स्टील। अब क्यों? जो लोहे के कण होते हैं वो कंपेयर टू स्टील के हल्का सा दूर होते हैं और स्टील की क्या आ जाते हैं और पास पास आ जाते हैं, तो स्टील की डेंसिटी और तेज हो जाती है या और ज्यादा हो जाती है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आपको परिभाषा भी मैं बता देता हूं। घनत्व की परिभाषा होती है कि 1 किलोग्राम एरिया में जितना वो आयतन घेरता है वही उसका क्या हो जाता है? डेंसिटी हो जाती है। देखो घनत्व का एक फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन क्या होता है? जो वो एरिया घेरता है वही आयतन कहलाता है। द्रव्यमान क्या होता है? उसका वेट। मतलब वेट और घेरने के एरिया के अनुपात को ही हम लोग क्या कह देते हैं? घनत्व कह देते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, आपने एक खेल और देखा होगा घनत्व का, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मेले में गए हो आप? सभी गए होगे। दशहरा का मेला आने वाला है हम लोगों के यहाँ का, है ना? कब है दशहरा? वैसे 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को ऐसा है। चलो खैर वो अलग बात है। दशहरे के मेले में या कोई भी मेला होता है उसमें जो दुकानदार होते हैं वो इतनी बड़ी कांच की एक पतली सी रॉड लिए रहते हैं, उसमें तरह तरह के कलर के क्या भरे रहते हैं? पानी भरे रहते हैं, और छोटे बच्चों को दिखाते हैं कि उसको हम ऐसे कितना भी कर देते हैं, वो थोड़ी देर बाद जिस सीक्वेंस में पहले कलर लगे हुए थे उसी सीक्वेंस में वो कलर लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? घनत्व के कारण होता है। जैसे हमने माना कि शॉपकीपर ने 3 रंगों का प्रयोग किया। कितने रंगों का प्रयोग किया? 3, हरे, लाल और पीले का, समझना। और उसको इसी क्रम में लगा दिया। कांच की जो बोतल, कांच की जो रॉड होती है पतली सी, इतनी बड़ी रॉड होती है, देखा है कि नहीं देखा? आप लोगों ने देखा होगा ना। इसकी डेंसिटी सबसे कम, इसकी डेंसिटी थोड़ा सा इससे कम, और सबसे ज्यादा किसकी रखती है? पीले वाले की। तो जब आप तीनों कलर को मिलाओगे तो सबसे ऊपर कौन होगा? जिसकी डेंसिटी कम होगी। हरे की कम है तो सबसे ऊपर कौन होगा? हरा। फिर उसके बाद लाल, सबसे नीचे कौन होगा? पीला, क्योंकि सबसे अधिक डेंसिटी किसकी है? पीले रंग की है। और वो छोटे बच्चों को ऐसे दिखाएगा, बच्चों ये देखो अलग अलग कलर है, इसको हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे करेगा, सारे कलर मिक्स हो जाएंगे। हिलाने से सारे कलर क्या हो जाते हैं? मिक्स। और जैसे उसको थोड़ी देर शांत छोड़ोगे तो वो जो कण होंगे पीले, लाल और हरे, वो उसी सीक्वेंस में लग जाएंगे जिस सीक्वेंस में उनकी डेंसिटी को हमने बनाया है। तो यही होता है घनत्व का खेल। घनत्व बहुत अच्छा लगता है देखने में। जो नाव वगैरह समुद्र में तैरा करती है वो भी डेंसिटी के कारण ही तैरती है, घनत्व के कारण। ठीक है, उनमें ये द्रव्यमान और आयतन का अनुपात बहुत मेजर करता है। अगर ये अनुपात जरा सा भी मतलब गड़बड़ाया ना तो समुद्र में जो बड़े बड़े शिप होते हैं वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं और वो डूब जाते हैं। जैसे टाइटैनिक डूबा था हमारा। टाइटैनिक का ये जो अनुपात था, पहले के जमाने में इतना अच्छा एक्यूरेसी से नहीं बनाए जाते थे। अगर कहीं पे टाइटैनिक डूबा था, कहां से? किसी आइसबर्ग से टकरा के टूटा था। लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए, अगर ये अच्छा होता तो जहां उसको 3 घंटे लगे थे डूबने में, कम से कम 5 से 6 घंटे। आज कोई भी जहाज डूबता है तो उसको 10 घंटे लग जाते हैं पूर्णतः डूबने में। रीजन यह है ना, रीजन इसलिए है कि उनका द्रव्यमान उस हिसाब से मैनेज करके बनाया जाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान आपको समझ में आया, ओ घनत्व तो समझ में आया आपको कि डेंसिटी कितनी अच्छा खेल खेलती है हम लोगों के साथ में। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं किसकी ओर? क्वेश्चन की सॉल्व करने की ओर। हमारे पास व्यास है तो रेडियस तो हमें मिल ही जाएगी, मिल जाएगी कि रेडियस कितनी हो जाएगी? 2.1 हो जाएगी। हाँ, 4.2 का आधा करेंगे 2.1 होगा। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास कितनी आ गई? ये हमने क्या निकाली है? त्रिज्या। यहां तक बात समझ में है कि नहीं है? घनत्व तो हमारे पास दिया गया है पूरा पूरा, घनत्व तो है। अगर हम गोले का आयतन निकाल ले तो द्रव्यमान निकाल मिल जाएगा कि नहीं? गुणा करा देंगे घनत्व में, ऐसे ही लिख देते हैं। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? घनत्व, घनत्व इंटू आयतन। मतलब हमारे पास किस चीज की कमी है अब? आयतन की। आयतन हमारे पास है, फॉर्मूला है ना हमारे पास, ये गोले की बात कर रहा है ना? तो गोले का आयतन कितना होता है हमारा? 4/3 पाई आर क्यूब। बस तो सॉल्व हो जाएगा। तो आयतन क्या निकालेंगे?
गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा 4/3 पाई कितना है? अच्छा अभी एक बात बताओ, पाई में 22/7 का मान रखेंगे या फिर 3.14 का? 22/7 क्यों? क्योंकि ये 21 है, 21 7 से कट जाता है ना, तो क्या रखेंगे हम लोग 22/7। 1 2.1 2.1 2.1 ये कर दिया। अब नीचे से ऊपर को काटो, 7 त्रिका 21 0.3 3 से जाएगा तो 0.1। 22 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा? v बराबर 88 इंटू 21 का वर्ग कितना होता है? 441। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 2। तो 441 और 2 अंक के बाद दशमलव मतलब 4.21 हो जाएगा। एक हमारे पास 0.1 भी तो है, तो जब भाई देखो एक का गुणा 4.41 में करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, केवल दशमलव जहां 2 अंक के बाद लग रहा था एक ये हो जाएगा, तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा कि नहीं भाई? एक का गुणा सीधा सीधा करा लो इसमें, तो 88 इंटू 441 हो गया। एक का गुणा कराएंगे चेंज नहीं आएगा। दशमलव कितने में लगेगा? एक अंक इधर 2 अंक इधर, मतलब 3 अंक के बाद, मतलब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। अब 441 को 88 से गुणा करा दो और 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, आपका आंसर आपके पास होगा, मतलब आयतन निकलेगा, बे आंसर तो नहीं आएगा। तो गुणा कराओ 44188, तो 8 एक्का 8 8 चौका 32, 3 एक्का 3 बचा, 8 चौको 32 और 3 कितना होता है? 35। फिर तो 8 का गुणा इसी में कराना है तो इतनी ही आएगी, बार बार माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। 8 2 10 5 2 7 1 8 5 3 8 3 कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 3 अंक के बाद 1 2 3, मतलब 38.808। कितना आ गया हमारा आयतन? आया कि नहीं आया? 38.808 आयतन आ गया। अब हमें क्या आयतन निकालना है? नहीं निकालना है, तो हम क्या करेंगे? घनत्व निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, तो घनत्व इंटू आयतन कर देंगे। द्रव्यमान, अच्छा द्रव्यमान के बारे में मैंने आपको नहीं बताया ना, सिर्फ घनत्व के बारे में बताया। चलो द्रव्यमान अभी बता देंगे। तो अच्छा एक बात बताओ, इस 8 को हटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो क्या 8.1 ले लूं मैं लगभग में? खोलो, 8 5 से बड़ा है, तो जब ये हटेगा तो 0 1 हो जाएगा सार्थक अंक से। क्या 1.1 ले लूं 3 अंक से? क्या पीछे ले सकते। फिर इसके बाद क्या करेंगे? द्रव्यमान, हमारा घनत्व कितना दिया गया है? 8.9 8.9। अब इन दोनों का गुणा करा लो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना? हाँ नहीं आएगा पक्का? चलो देखते हैं, देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। चलो कराओ जरा सा, 3881 89 का 9 एकम 9 9 72, 2 आया 7 हासिल बचा, ठीक है 9 72 और 7 कितना हो जाएगा? 79, 9 हो गया, 7 कैरी बच गया। 9 का 9 9 नती का 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा? 34, 34 कर दिया हमने। फिर करेंगे अब 8 एकम 8 8 64, हाथ में आया 6 8 64 और 6 कितना हो जाएगा? 70, 0 हाथ में आया 7 8 3 का 24 और 7 कितना हो जाएगा? 31, 9 8 2 10 हाथ में आया 1 14 4 1 5 3 1 4 3, कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा हमारा? एक अंक इधर है और 3 अंक के बाद, तो 1 2 3, तो घनत्व द्रव्यमान कितना आ जाएगा? आ रहा है? अरे वो समथिंग दशमलव की इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 345.41 kg कर दो लगभग में, ठीक है लगभग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? कितना आसान क्वेश्चन था ना, आसान था ना? चलो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। चलो नोट कर लो जल्दी से। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्नावली 11.4 का क्वेश्चन नंबर चौथा, है ना? चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये पृथ्वी और चंद्रमा की बात कर रहा है।
जो कल्पना से परे है। किस चीज से परे है? कल्पना। ना तो तुमने चंद्रमा को कभी देखा है और ना ही पृथ्वी को कभी देखा है। वो चंदा मामा, वो वाला चंद्रमा नहीं, वहां उतर के देखा है उसको, कैसा है? कहाँ देखे हो? तुमने अपनी नंगी आंखों से देखा है? नहीं देखा ना। पृथ्वी को नंगी आंखों से देखा है आपने? नहीं। जब आप पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखोगे ना, तो नील, जैसे नीली मणि नहीं चमकती है, वैसे नील मणि जैसी अपनी पृथ्वी चमका करती है। ठीक है, तो ये कल्पनाओं की बातें हैं, कल्पनाओं में ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। मैंने आपको कुछ बताया था, व्यास और रेडियस, जैसे व्यास कह रहा है 1/4 है, तो रेडियस भी क्या होगी इसकी? 1/4 ही होगी। नहीं होगी तो आप देख लेते हैं। अच्छा, व्यास को हम d1 लिख देते हैं और d2 लिख देते हैं। d1 को मान लेते हैं, ये है भैया हमारी, निकालना क्या है हम लोगों को? तो पृथ्वी का आयतन निकालना है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी, अच्छा मतलब दोनों को कंपेयर करवा रहा है। तो पृथ्वी मान लेते हैं और d2 किसको मान लेते हैं? चंदा मामा को। ठीक है, तो अब कहा है कि जो पृथ्वी का व्यास है वो चंद्रमा का क्या है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का, समझना मेरी बात, या फिर इसको ऐसे ना करो, नहीं कंफ्यूज हो जाओ, सीधा सीधा बताते तुम्हें। ठीक है, इसने क्या कहा? चंद्रमा का व्यास, तो पहले चंद्रमा का व्यास लिख देते हैं, डी, यहाँ पे चा बना देते हैं या सी बना देते हैं, सी से चल जाएगा ना। कि चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास, अर्थ बना देते हैं ई, 1/4 है, मतलब 1/4 है। नहीं समझ में? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। अच्छा चलो इसको मूव कर देते हैं, एम लिख देते हैं। ठीक है, अब सही है। तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि जितना ही जिस अनुपात में व्यास होता है उसी अनुपात में आपकी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो हम इसमें ज्यादा बिना कुछ माथापच्ची किए ही आर एम बराबर क्या लिख देते हैं? RE/4। अब कह दो भी ये आया कहां से? तो इसको डी की जगह क्या लिखोगे? 2 REM लिखोगे। भाई व्यास रेडियस का 2 गुना होता है, यहां पर भी 2RE लिखोगे और 2O2 कट जाएगा, तो इनडायरेक्टली आएगा इतना ही। अब तो समझ में आ गया ना? तो आप हमेशा याद रखना, बार बार मैं वो चीज बताने नहीं बैठूंगा, पूरी मैथ आपकी खत्म होने जा रही है ना, तो थोड़ा लॉजिकल सोचना चालू करो। तो जिस अनुपात में व्यास होता है उसी अनुपात में हमारी रेडियस आती है, इतना दिमाग में अपने बैठा लो। अब हमसे इसने पूछा है कि चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन कितना होगा? Vm अनुपात VE का पूछा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, अनुपात किस पर डिपेंडेंसी रखता है अपनी? मतलब जो आयतन है वो किस पर डिपेंड रहता है हमारा? द्रव्यमान पे नहीं। सूत्र देखो उधर, सूत्र देखो उधर। पृथ्वी भी एक गोला है, चंद्रमा भी एक गोला है, तो गोले का व्यास, गोले का आयतन कितना है? 4/3। 4/3 भी क्या है आपका? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी पाई, ये भी बेकार है। हमारा किस पे डिपेंड करेगा? ये R3, मतलब रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो रेडियस पे डिपेंड करेगा तो क्या हम इसको Vm बराबर VE, तो अब देखो 4/3 तो इधर रहेगा पाई, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू तो बदलने से रही। तो हम क्या लिख देंगे? RM का होल क्यूब 4/3 पाई R E का होल क्यूब। ये से ये कट गया, तो हमारे पास इनडायरेक्टली Vm बराबर VE RM RE का होल क्यूब आया कि नहीं आया? मतलब अगर जो हमारा मतलब रेडियस है, त्रिज्या है, दोनों त्रिज्याओं के अनुपात को क्यूब कर दे तो वही हमारा क्या बन जाएगा? आयतन बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना है हमको, कुछ करना है क्या? बस मान रखना है। तो Vm बराबर VE। ठीक है, RM कितना है हमारा? RM की जगह हम RE/4 लिख सकते हैं, तो RE/4, और नीचे तो ऑलरेडी क्या है हमारा? RE है ही है, इसके बटे 1 मान लेते हैं, और ये पूरा क्यों होगा? पहला पद गुणे चौथा पद, दूसरा पद गुणे तीसरा पद, तो Vm बराबर VE, पहला पद का गुणा RE का गुणा 1 से होगा तो RE आएगा।
आर ई दोनों कहाँ हो, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ आ रही हो, सॉरी सॉरी वहां पे मान रखे ना। और 4 का गुणा आर ई से करेंगे तो कितना आएगा, 4 आर ई ही आएगा, का होल क्यूब कर दिया। आपसे समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ, भाई पहले का गुणा 1 से किए, 4 का गुणा इससे किए, आर ई से आर ई गया, घर अपने खत्म हो गया, क्या वी एम वीई। अब 1, अब ऊपर क्या बचा है 1, नीचे क्या बचा है 4, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो आपका फाइनली क्या आ गया वी एम वीई, मतलब चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1:4 होगा। मतलब इनडायरेक्टली कहा जाए कि चंद्रमा का आयतन अगर 1 है तो पृथ्वी का आयतन कितना हो जाएगा 4। अगर पृथ्वी 64 होगा बउआ, वही तो, ये तो रेडियस का अनुपात था, 64 होगा। अगर चंद्रमा का आयतन 1 है तो पृथ्वी का आयतन कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अगर चंद्रमा का आयतन दोगुना कर देंगे तो पृथ्वी का आयतन 64 का दोगुना कितना हो जाएगा 128, ठीक है। नोट कर लो, समझ में आया ना, ये कैलकुलेटिव नहीं था, बस थोड़ा सा समझना था, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्न वाली 11.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में की क्या कह रहा है, जल्दी से खत्म करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध आएगा। अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, क्या बताना है आपको, कुछ बताना है ना, अच्छा द्रव्यमान बताना था मुझे, अच्छा हाँ अगले उसमें द्रव्यमान मैंने नहीं बताया था। द्रव्यमान आपका क्या होता है ना कि जो कोई आप कण देखते हो उसमें, मतलब जैसे आपने कुर्सी देखी या फिर जैसे मार्कर देखा, इस मार्कर में कितनी प्लास्टिक भरी हुई है, कितनी प्लास्टिक से मिल के बना हुआ, इसी को क्या कहते हैं हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं द्रव्यमान, भार अलग होता है, द्रव्यमान अलग होता है। भार वो होता है पृथ्वी इसको कितने फोर्स से नीचे घसीट रही है उसको क्या कह देते हैं भार, और इस पे कितना मटेरियल लगा हुआ है इसको क्या कह देते हैं द्रव्यमान। तो अच्छा एक बात बताओ, ग्रेविटी तो चेंज होती रहती है, ध्रुवों में जाओगे तो ज्यादा है, भूमध्य रेखा पे आओगे तो कम है ना, ऐसा कुछ है मेरे हिसाब से। फिजिक्स तो मुझे उतनी आती नहीं है, ये शायद यही कॉन्सेप्ट है ना। तो अगर डेंसिटी अलग हो रही है तो इसका भार भी चेंज होगा, विषुवत रेखा पे इसका भार क्या होगा कम होगा, और पृथ्वी के ध्रुवों पे जाके नापेंगे तो इसका ज्यादा होगा। लेकिन एक बात बताओ, इस पर जो प्लास्टिक यूज की गई है क्या वो प्लास्टिक कम या ज्यादा होगी, नहीं, तो इसका द्रव्यमान निश्चित रहता है, भार बदलता रहता है। ये वन लाइनर में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं फिजिक्स के पेपर में, खासकर विज्ञान या साइंस के पेपर में पूछे जाते हैं कि कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। तो उसमें आपका एक द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है क्योंकि ये मटेरियल को दर्शाता है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, द्रव्यमान समझ में आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्या कह रहा है, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक, अच्छा एक बात बताओ व्यास कितना दिया है इसने 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी त्रिज्या इसकी, जस्ट इसकी आधी 10.5/2 सेंटीमीटर, कितना हमने कर लिया। और ये अर्धगोले में क्या कह रहा है कितने लीटर दूध आ जाएगा। अब तो अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है, हमें मान किसमें निकालना है लीटर में, मतलब धारिता का कॉन्सेप्ट आया। तो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये बात आपको पता थी, पता होगी, मैंने बताया जब धारिता पूछ रहा था, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, अर्धगोले का आयतन निकाल देंगे और उसमें क्या कर देंगे 1000 का भाग लगा देंगे भाई, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना निकल के आया कितने लीटर, तो 1/1000 लीटर होगा कि नहीं होगा ये बताओ मुझे आप, होगा। तो जितना भी आएगा उसमें 1000 का भाग दे देंगे तो लीटर में निकल आएगा। और हमसे किस कटोरी की बात क्या है, कटोरा कैसा होता है हमारा अर्धगोला होता है, पूरा तो नहीं होता, कटोरा पूरा होगा तो खाओगे किसमें, है ना, वो तो बॉल बन जाएगी। तो अर्ध कटोरे का आयतन कितना होता है अर्धगोले का, बोलो भैया 2/3 पाई आर क्यूब। तो आयतन क्या है 2/3, 22/7 लिखे हम लोग, 105 कट जाता है तो 22/7, 10.5 10.5 10.5 और पूरे के बटे क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे, यहां तक बात समझ में आई। 1 2 से तो 1 2 चलता करो, इस 2 से इस 2 को मतलब 22 को काट देंगे, ये भी चलता करो, 3 से काटेंगे 3 कितना आएगा 3 3 को 9,
3 पचे 15, 7 एकम 7, 7 पना 35.5 आ गया, मतलब 105.5 और 11 यही बचा हमारे पास। तो आयतन हमारे पास कितना बचा, पेरोली निकाल देते हैं। 11 बचा है, 0.5 बचा है, 10.5 बचा है, 10.5 बचा है और नीचे कितना बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। अब फटाफट इसमें हमें क्या कराना है, सिर्फ गुणा ही कराना है। क्या कराना है, गुणा ही कराना है हम लोगों को। अच्छा 11 में 5 का गुणा कराएंगे तो 55 आएगा और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे 5.5 आ जाएगा। ठीक है, बटे 2 कर दो इसको। अब इन दोनों का भी गुणा करा लो, 10.5 10, अच्छा 105 और 105 करा लो तो 5 5 25 पूरा पूरा आ जाएगा, क्योंकि 0 है तो 0 हो जाएगा। 5 एकम 5, डबल 0 3 0 कर दो, 5 0 1, 5 2 5 5 10 1 1, 11 0 25 आ गया। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, मतलब 110.25 आ गया। 110.25 आ गया। आया कि नहीं आया, क्या हा? अब देखो इसमें, इसको कुछ काट दो, है ना, काटो जरा सा, इसको काटो। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, दशमलव है दशमलव लगा दिया। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब फाइनली कितना आया आयतन हमारा 5.5 इंटू 55.125। सार्थक अंक का कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग फिर, है ना। अब जब सार्थक अंक का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आयतन हमारा कितना निकल के आएगा, 5.5। अब देखो 5 है तो ये 3 हो जाएगा और 3 5 से छोटा है तो ये 1 ही बन रहेगा, तो 55.1 कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब गुणा करा लो इनका, कहां गुणा कराओ, इधर, तो 55 गुणे 551, उल्टा लिख दिए ना, ऐसे कर लो, 551 इंटू 55, 5 एकम 5, 5 25 की 5, 5 25 26 27, यही आएगा 5 5 7 2, तो 5 आएगा 5 5 10, 7 5 12 1 13, हाथ में 1, 7 2 9 1 10, 2 1 3, 30 30 5। ठीक है, तो आयतन कितना आया 30 30 5, कितने के बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक के बाद, मतलब 303.05। ठीक है, दशमलव में इधर उधर ना होना, हम लोग को सार्थक अंक से हटाया है। अब अच्छा एक बात बताओ, ये तो सेंटीमीटर क्यूब में आया है, हमें तो किस में निकालना है, लीटर में, तो हम क्या कर देंगे 1000 का भाग दे देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, बोलो भाई। तो 1000 का जब भाग दे देंगे तो कितना लीटर करके आएगा पता है, 0.3005 लीटर, ये आएगा आपका, इतना दूध आएगा। समझ में आ रहा है आपको, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताते हैं, नोट कर लो फट से।